नमस्कार। कहानी सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रवींद्रनाथ ठाकुर की ऑटोबायोग्राफी जीवन स्मृति का 5वां भाग। आज के कथाचित्र का नाम है नॉर्मल स्कूल। मैं जब ओरिएंटल सेमिनरी में पढ़ता था तब महज एक छात्र बने रहने में जो मेरी हीनता थी उसे मिटा देने के लिए मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली थी। अपने घर के बरामदे के एक खास कोने में मैंने भी एक क्लास खोल दी। बरामदे के आगे जो काठ की रेलिंग थी उसके सींखचे यानी लकड़ी की डंडियां मेरे छात्र थे। एक खपच्ची हाथ में लेकर उनके सामने चौकी पर बैठकर मैं मास्टरी करता। रेलिंग की डंडियों में कौन सा अच्छा लड़का था और कौन सा बुरा, अपने मन में इसका मैं स्थायी निर्णय कर चुका था। यहाँ तक कि भली मानस सलाखें और शरारती डंडियों की भी। बुद्धिमान डंडियों और बेवकूफ डंडियों की शक्ल सूरत का फर्क मुझे साफ साफ दिखाई देता था। बराबर मेरी खपच्ची की मार खा खाकर शरारती डंडियों की ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि उनमें अगर जान होती तो वे जरूर बेजान होकर शांति पा लेती। मेरी खपच्ची की चोट से जितनी ही उनमें खराबी आती रहती उतना ही उन पर मेरा गुस्सा बढ़ता जाता और मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता कि कैसे उन नालायकों को काफी सजा दी जाए ताकि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। मैंने उस सन्नाटे भरी कक्षा में कैसी भयंकर मास्टरी की है, इस बात की गवाही देने वाला आज कोई भी मौजूद नहीं। उस जमाने के मेरे उन लकड़ी के छात्रों की जगह अब लोहे की सीखचे भर्ती हो गए हैं। मेरे से छोटों में से इनकी पढ़ाई लिखाई का भार आज भी किसी ने कबूल नहीं किया है और करते भी तो तब के शासन के तौर तरीकों से अब कोई नतीजा भी नहीं निकलने वाला था। इस बात को मैंने अच्छी तरह परख लिया है कि शिक्षकों की दी हुई विद्या सीखने में लड़के बहुत देर लगाते हैं, लेकिन शिक्षकों के मनोभाव सीख लेने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती। शिक्षा देने के काम में जो कुछ अन्याय, अविचार, अधैर्य, गुस्सा और पक्षपात होता, शिक्षा के दूसरे विषयों की बनिस्बत मैंने उसे बड़ी आसानी से सीख लिया था। खुशी की बात इतनी ही है कि लकड़ी की डंडियों जैसे बिल्कुल चुपचाप रहने वाली और स्थिर वस्तु के सिवा अन्य किसी पर अपने उस आतंक का इस्तेमाल करना मेरी उस छोटी सी उम्र में भी मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि रेलिंग वाले दर्जे की तुलना में छात्रों वाले दर्जे में काफी फर्क था। फिर भी मेरे और तंगदिल शिक्षकों की मानसिक स्थिति में जरा भी भेद नहीं था। ओरिएंटल सेमिनरी में शायद मैं ज्यादा दिन नहीं रहा। उसके बाद मैं नॉर्मल स्कूल में भर्ती हुआ। तब मेरी उम्र बहुत कम थी। एक बात मुझे याद है, विद्यालय का काम शुरू होने से पहले गैलरी में बैठकर सब लड़के गाने के स्वर में कैसी कैसी कविताएं पढ़ा करते थे। शायद उसमें इस बात की कोशिश थी कि शिक्षा के साथ साथ लड़कों का कुछ मनोरंजन भी हो सके, लेकिन गाने के शब्द अंग्रेजी थे और सुर भी उसी तरह के। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था कि हम क्या मंत्र पढ़ रहे हैं और कौन सी पूजा कर रहे हैं। रोज वही एक बेकार सा राग अलापना मेरे लिए सुखद नहीं था। इसमें सबसे बढ़कर मजे की बात ये थी कि स्कूल के अधिकारी लोग तब की किसी एक थ्योरी को मानकर बिल्कुल निश्चिंत थे कि लड़कों के लिए मनोरंजन का इंतजाम कर दिया है। अच्छी तरह से लड़कों की भावना देखकर उसके अच्छे बुरे असर पर विचार करना बेफिजूल समझते थे। जैसे उनके सिद्धांत के मुताबिक खुशी पाना उन लड़कों का कर्तव्य हो और ना पाना उनका कसूर। इसीलिए जिस अंग्रेजी किताब से उन लोगों ने थ्योरी अपनाई थी
उसमें से पूरा का पूरा एक गाना लेकर वे निश्चिंत हो गए थे। हमारे मुंह से वही अंग्रेजी कौन सी भाषा में बदल गई थी, उसकी आलोचना शब्द तत्व के जानने वालों के लिए अवश्य ही मूल्यवान साबित होगी। सिर्फ एक पंक्ति याद आती है, क्लोकी पुलोकी सिंगिल मेलालिंग मेलालिंग मेलालिंग। बहुत खोजबीन करने के बाद इसके मूल पाठ का कुछ अंश हासिल कर सका हूं, लेकिन क्लोकी शब्द किसका रूपांतर है ये आज तक तय नहीं कर पाया। बाकी का अंश मेरी समझ से ये होना चाहिए, फुल ऑफ ग्ली सिंगिंग मैरिली मैरिली मैरिली। क्रमशः नॉर्मल स्कूल की याद जहां धुंधलेपन से निकलकर साफ होने लगती है, वहां किसी भी तरह वह जरा भी मधुर मालूम नहीं होती। लड़कों के साथ अगर मैं घुल मिल सकता तो विद्या शिक्षा का दुख इतना असहनीय नहीं मालूम होता, लेकिन ऐसा मुझसे किसी भी तरह हो नहीं सका। ज्यादा से ज्यादा लड़कों का संग साथ ऐसा गलत और ऐसा अपमानजनक था कि दोपहर की छुट्टी का समय मैं नौकर के साथ ऊपर जाकर सड़क की तरफ की खिड़की के पास अकेला बैठकर बिता देता। मन ही मन हिसाब लगाता रहता कि 1 साल 2 साल 3 साल और भी कितने ही साल इस तरह बिताने पड़ेंगे। शिक्षकों की एक ही बात मुझे याद है, वे ऐसी बेढंगी भाषा इस्तेमाल किया करते थे कि उनके प्रति नफरत के कारण उनके किसी सवाल का मैं उत्तर ही नहीं देता था। उनकी कक्षा में मैं 12 महीने सबसे पीछे चुपचाप बैठा रहता। जब पढ़ाई शुरू होती तो उस खाली वक्त में मैं संसार की कई मुश्किल समस्याओं के हल निकालने की कोशिश करता। एक समस्या मुझे अब भी याद है, बिना हथियार दुश्मन को लड़ाई में कैसे हराया जा सकता है। ये मेरे लिए तब गंभीर चिंता का विषय था। मुझे खूब याद है, पढ़ाई के जोर जोर से बोलने के स्वर के बीच उस कक्षा में बैठा हुआ मैं यही कुछ सोचा करता था, और ये भी कि कुत्ते और शेर जैसे खतरनाक जानवरों को अच्छी तरह प्रशिक्षित करके उनकी 2-4 कतारें यदि लड़ाई के मैदान में सामने सजा दी जाएं, तो लड़ाई के मैदान की भूमिका खूब दिलचस्प बन उठेगी, और फिर अपनी ताकत काम में लाई जाए तो जीत हासिल करना अधिक मुश्किल ना होगा। मन ही मन इस बहुत सहज तरीके की लड़ाई का चित्र कल्पना में दिखाई देने लगता, और तब लड़ाई के मैदान में अपने पक्ष की जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई पड़ती। हाथ में जब कोई काम नहीं था, तब काम के बहुत से सहज और अनोखे उपाय मैं आविष्कार कर लिया करता था, लेकिन जब काम करने का मौका आता, तब देखा जाता कि जो कठिन है वह कठिन ही है, जो मुश्किल से काबू में आने वाला है वह मुश्किल से ही काबू में आ सकता है, और उसमें कुछ असुविधा जरूर है, लेकिन उसे सहज करने की कोशिश करने में असुविधा और भी 10 गुना बढ़ जाती है। इस तरह उस कक्षा में जब 1 साल बीत गया, तब द्वितीय शिक्षक मधुसूदन वाचस्पति के सामने मुझे परीक्षा देनी पड़ी। सबसे ज्यादा नंबर मुझे ही मिले। हमारी कक्षा के शिक्षकों ने अधिकारियों को जताया कि परीक्षक ने मेरे प्रति तरफदारी से काम लिया है, और फिर दोबारा मेरी परीक्षा ली गई। अब की बार स्वयं स्कूल के सुपरिंटेंडेंट परीक्षा की टेबल के पास कुर्सी डालकर बैठे रहे, और इस बार भी भाग्य से मुझे ऊंचा स्थान ही प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था जीवन स्मृति का 5वां भाग। आगे के कथाचित्र जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी सुनी अनसुनी के साथ। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी। नमस्कार।